अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप इस स्मॉग से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे मेरी तरह। मैं बहुत परेशान हूँ भाई, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे स्मॉग के अंदर, और उससे आई एम श्योर कि लाहौर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आई होप कि जल्द सेटल हो जाए। बारिश से कहा जाता है कम होगा। स्मोक गन्स कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं ये उन इलाकों में और उन जगहों पे हम जाके ही जज कर सकते हैं। बट ओवरऑल कुछ अच्छे हालात व वाक़यात नहीं है। और वीकेंड के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं बिल्कुल आउट थी। लेकिन आज जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके हवाले से मैं ज़रूर आपको अपडेट कर सकती हूँ जी। आज हम बात करेंगे कश्मीर पर जो भारतीय गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। यौम स्याह से मुतल्लिक़ प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी किए गए जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक पूरे मुल्क में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। यौम स्याह के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं तो मनाने का मकसद भी यही है कि कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की जाए। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। इस वक्त महाराजा हरी सिंह ने भारत के इल्हाक के साथ नाम निहाद एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे कश्मीरी अवाम ने कभी तस्लीम नहीं किया। इसी रोज़ भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर के वादी कश्मीर पर कब्जे का आगाज़ किया। और इस अमल के हवाले से बात कीजिए तो कश्मीरी अवाम हो और पाकिस्तान हो, दोनों ने जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, तकसीम हिंद के असूल हैं, उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर एक कॉन्ट्रोवर्शियल इलाका था जिसका हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के ज़रिए हो रहा था। पाकिस्तान हर साल यौम स्याह बनाता है 27 अक्टूबर को, ताकि दुनिया को ये याद दिलाया जा सके कि भारत ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया। और आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं, मुल्क भर में जल्द से सेमिनार्स, रैलीज़ और इज़हार यकजहती की तकारीब जो मुनक़िद की जा रही हैं, और ये कुछ विजुअल्स हैं। और कश्मीरियों के साथ तो हम हर रोज़ इज़हार यकजहती करते ही हैं, लेकिन आज क्योंकि ख़ास तौर पर यह दिन डेडिकेटेड है कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए, इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। अंजा साकिब हमारे साथ मौजूद है। अंजा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं चाहूँगी आगाज़ में इस यौम स्याह के हवाले से आप अपना ज़रूर कमेंट दीजिएगा दो कि हर रोज़ ही कश्मीरियों के साथ हम इज़हार यकजहती हमें करनी भी चाहिए और हम करते भी हैं। एक दिन स्पेसिफ़िकली, क्योंकि ये आज का दिन बड़ी इंपॉर्टेंस का समा हामिल है कि इंटरनेशनली इस चीज़ को बावर कराया जाए आपके जो कश्मीर में होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है वो सही कानून की खिलाफ वर्जी है। जी बिल्कुल अर्मिला, आज गुड मॉर्निंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक यौम स्याह भी है हम सब के लिए। एट द एंड ऑफ द डे 27 अक्टूबर 1947 में ऑब्वियसली ये एक ऐसा दिन था जहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन हुई थी जम्मू और कश्मीर की इंडिया से, और इंडियन ट्रूप्स लैंड कर गए थे श्रीनगर के अंदर। बस ये जो प्रीटेक्स्ट था वो यही था कि जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो ऐसे आपने मेंशन किया महाराजा हरी सिंह के केस में, लेकिन ये जो सो कॉल्ड एक्सेशन थी ना, ये कभी भी रेटिफाई नहीं हुई थी कश्मीरी लोगों से जो कि एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं। सो इनफैक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो उसने खुद मैटर लेके गए थे टू द UN जनवरी 1948 में, जहाँ पे डेफिनेटली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रिकग्नाइज हुआ, और तब से हम वेट कर रहे हैं कि एक UN सुपरवाइज प्लेबिसाइट हो। लेकिन इंडियन ऑक्यूपेशन फिर भी इतनी फोर्स के ज़रिए और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग जिस तरह उन्होंने की है, नैरेटिव बिल्डिंग वहाँ पे की है, सप्रेशन किया है पॉलिटिकल फ्रीडम्स का। हमने देखा है कि टाइम एंड टाइम अगेन यासीन मलिक से लेके बहुत सारे ऐसे हुर्रियत लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इन UN वायलेशंस के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन इस केस में जितनी भी UN चार्टर की और जिनीवा कन्वेंशंस की वायलेशन हुई है, उसकी वजह से आज का दिन एक बहुत स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है पाकिस्तान के लिए इन पर्टिकुलर। सो इस पे अगर हम आते हैं तो देखें, जो मॉरल और डिप्लोमेटिक लीडरशिप है ना यहाँ पे, इसके अंदर जो ये आज यौम स्याह हम मना रहे हैं, डेफिनेटली इसकी जो पाकिस्तान की ना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, बढ़कर एक मॉरल कमिटमेंट भी है, जो कि कश्मीरियों के लिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं, जो कि UN रेजोल्यूशन 47, 51, 80, 91, 122 ये सब इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं।
उसके अलावा देखें जो आज का दिन बहुत ज़रूरी है रिमेंबर करना, क्योंकि जो इंडिया का जो काउंटर हमने करना है ना नैरेटिव जो उन्होंने बनाया हुआ है कि जी वो बार बार, अभी भी आपने सुना होगा हाल ही में जब अमेरिका खिलाफ कोशिश कर रहा था मीडिएशन की, तब भी इंडिया ने बार बार इस तरह पोर्ट्रे किया कि कश्मीर एक इंटरनल इशू है। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एजेंडा आइटम है दी इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन जिसको कहते हैं, ये अभी भी एक फैक्ट है, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट नहीं है। हमने पूरी दुनिया को ये चीज़ प्रूव करनी है कि टाइम एंड टाइम अगेन कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मोदी इज़ अ वॉर क्रिमिनल। अगेन रीजनल स्टेबिलिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो देखें कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए। कोई भी एस्केलेशन अगर एलओसी में होती है वो थ्रेटन करती है ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को, मगर पूरी की पूरी रीजनल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी जो है कश्मीर उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। बिकॉज देखें जहाँ जहाँ एलओसी शेयर होती है वहाँ से पूरा खित्ता अफेक्ट होता है। और अगर हम पोस्ट 2019 की बात करें, सो इंडिया की जो यूनिलैटरल इन्होंने रेवोकेशन की थी आर्टिकल 370 की अगस्त 2019 के अंदर, तो वो एक बिल्कुल ही सेटलर कलोनियल टर्न ले लिया है पूरी इंडियन ऑक्यूपेशन ने, कि जहाँ पे बिल्कुल जो डेमोग्राफिक की कॉम्पोजिशन है उसको चैलेंज किया जा रहा है। सो पाकिस्तान का अब डेफिनेटली जो एक बयानिया है वो यही है कि हम सिर्फ सॉलिडारिटी नहीं, हम स्ट्रेटेजिक एडवोकेसी भी चाहते हैं। लॉफेयर हम कर रहे हैं, बार बार हमने इन सारी आर्टिकल्स की जो खिलाफ वर्जी हुई है उसको हम इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके गए। इंटरनेशनल लॉ फेयर के ज़रिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी टक्कर दी है इंडिया को। इसके अलावा फिर हमारे पास डिप्लोमेटिक चैनल्स आते हैं, फिर पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन्स हैं। तो आप देखें इस्लामाबाद से लेके अगर मैं बात करूँ मेन सरीना चौक के ऊपर से पूरे पंजाब में, इवन सिंध में, पूरी इस वायलेशंस की जो पब्लिक डिप्लोमेसी की कैंपेन्स हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से हैं बल्कि इवन जो सिविलियंस हैं वो इस चीज़ के लिए काफ़ी बात कर रहे हैं। सो अगेन देखें अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इस चीज़ के ऊपर बात करूं तो देखें ह्यूमन राइट्स की स्क्रूटनी पूरी दुनिया में हो रही है, या वो गज़ा हो, यूक्रेन हो। तो डेफिनेटली ये वो मौका है जहां कश्मीर के केस को वापस से इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस जो है उसके अंदर री एंटर कराना चाहिए एज अ ह्यूमैनिटेरियन एंड लीगल इशू, नॉट एन इंटरनल इशू, नॉट अ बायलैटरल डिस्प्यूट। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के दिन के ऊपर ना सिर्फ हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, सिविलियंस को, पूरी हमारी रियासत को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जो कि यूएन के अंदर, ओआईसी के अंदर एक फोकस आए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स के ऊपर, रेजोल्यूशंस नहीं सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर जो इमर्जिंग मल्टीपोलर फोरम्स हैं जिस तरह के चाइना के साथ हमारी सीपैक फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ है, टर्की है, ईरान है, जीसीसी नेशंस है, सऊदीया के साथ हमने अभी नया मुआहिदा साइन किया है मिलिट्री वाला। तो उसके ऊपर एक प्रेशर डालना चाहिए फॉर डायलॉग अगेन, और उस सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हुए जितनी भी मीडिया है, एकेडेमिया है, पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिनको दोबारा से इन क्वेश्चंस को रीफ्रेम करना चाहिए, इस नैरेटिव को रीफ्रेम करना चाहिए कि ये बार बार ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है। अच्छा, पैलेट गन्स की। अच्छा अफजल, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई रियली वांट कि हमने कश्मीर के मसले को लेकर हमने अपना केस बहुत दफ़ा प्रेजेंट किया है और हम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारे डिप्लोमेटिक वेज इस हवाले से हो, लेकिन जो इम्पैक्ट, जैसे हम जिस तरह से आपने इन ममालिक का जिक्र किया जिनके साथ हमारे टाइज ऑलरेडी बड़े स्ट्रॉन्ग है, दे कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दिस। अब बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे इंटरनल इश्यूज़ आप समझती हैं या एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं कि आप जिस इंटेंसिटी के साथ इस चीज़ पे या जिस एग्रेशन के साथ इस पे बात होनी चाहिए या इस मसले को हल की तरफ इंडिया को मजबूर करना चाहिए कि वो उसको हल करे, और जो ह्यूमैनिटी की वायलेशन हो रही है सारा कुछ, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत एग्रेसिवली परसू करने की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक, या मैं आपका ओपिनियन इस पे लूँगी कि हम क्या इसमें थोड़ा कोई फ्लॉड है ये मामला, या क्या इशू है बेसिकली? देखिए डेफिनेटली अभी पाकिस्तान की अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर बात करूं तो जो पहले भी पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, इंडिया ने पूरी पूरी कोशिश की है कि कश्मीर के अंदर जो वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, उससे दुनिया की नज़र हटाई जाए।
सो अगेन अब देखें प्रॉक्सी वॉर फंड करना वाया काबुल, सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करना, इसके अंदर भी एक पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ध्यान है ना पाकिस्तान का भी, ऑब्वियसली वी आर प्रोटेक्टिंग बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स, सो हम वहाँ पे इतने इंगेज हो जाएं और ओवरऑल भी अगर हम नैरेटिव की वॉर में इतना ज़्यादा इंगेज हो जाएं कि वो इनकी पूरा स्ट्रैटेजी अभी तक चल रही है लेकिन अब ये नाकाम होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिश की है लॉफेयर के ज़रिए और दूसरे डिप्लोमेटिक मेजर्स के ज़रिए। बिकॉज देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी हमें थोड़ा सा और अग्रेसिव होना चाहिए और सिर्फ काइनेटिकली इस चीज़ को टक्कर देनी चाहिए, तो बड़े हसास इश्यूज़ हैं। कश्मीर इज़ नॉट मतलब डिजर्टेड पीस ऑफ लैंड, वो एक आबाद है, जगह है, वहाँ बहुत सारे सिविलियंस हैं। तो किसी भी किस्म के काइनेटिक मेजर्स लेते हुए नेशनल सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स के तहत वी हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड कि जहाँ सिविलियंस कैजुअल्टीज कम से कम, और पाकिस्तान ने देखें जब भी रिस्पॉन्ड किया है बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दिया है, सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ है। सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, आपने जिस तरह जिक्र किया कि डेफिनेटली जो ये एक यौम स्याह या ब्लैक डे मनाना सिर्फ एक यादगार नहीं है, ये एक यकीन का इजहार है कि कब्ज़ा कभी जायज़ नहीं हो सकता और कश्मीर तकसीम हिंद का एक अधूरा वादा है। और डेफिनेटली वो उनको एक जो अब मोदी सरकार कोशिश कर रहे हैं कि अब वापस से कोई ना कोई, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, तो किसी तरह अपनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रीइटरेट करने के लिए आई थिंक कि अभी बहुत अच्छा टाइम है कश्मीर के मसले को दोबारा से इंटरनेशनल लिए उठाने का, क्योंकि यूक्रेन और गज़ा के लिए जब एक कानून साजी हो सकती है या उसकी बात हो सकती है तो कश्मीर का जिक्र भी अब ज़रूरी आना चाहिए। और आई थिंक कि पाकिस्तान को अपने नए जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो नई डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको लेवरेज करना चाहिए। डेफिनेटली ट्रम्प कैन बी अ ट्रम्प कार्ड इन दिस सिचुएशन, जब हमने देखा है कि बाकी सारे मामलात में भी डेफिनेटली एक इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है, इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बना है। तो आई थिंक कि वो दोनों क्योंकि एक ही ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं, तो आई थिंक कि यहाँ पे डेफिनेटली साउथ एशिया के ऊपर अगर हम इसको ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अलावा अगर एक रीजनल स्टेबिलिटी का और इंटरनेशनल पीस का इशू बना के पैकेज करते हैं, सो डेफिनेटली हमें एक डिफरेंट पैगाम दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। और पाकिस्तान का हमेशा से पैगाम वैसे भी वाज़ेह रहा है कि देखिए गुफ्तगू हो सकती है, वी आर विलिंग टू सेटल थिंग्स डिप्लोमेटिकली, लेकिन जो ये इलीगल ऑक्यूपेशन है ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। डेफिनेटली हमने इस चीज़ को बार बार देखना है कि जो आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी है, हमने देखें जब भी पाकिस्तान ने लॉफेयर का कैंपेन लॉन्च किया था पोस्ट 2019, तब भी हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सबमिट किया है डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के ऊपर, आर्बिट्रेरी जो उनकी डिटेंशंस हैं उसके ऊपर, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जो है जो UNHRC की बिल्कुल पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को हमने लिखा, ICC के प्रोसिक्यूटर ऑफिस को लिखा। सो डेफिनेटली इससे एक प्रेशर पड़ेगा। लेकिन आप देखें कि जो लीगल प्रोसेसेस हैं लोगों को इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि उसका एक टाइमलाइन होता है। सो डेफिनेटली उसके बीच में वाइल द लीगैलिटी इज़ गोइंग ऑन, उसके बीच में आई थिंक जो हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं अब थ्रू आवर मल्टीपोलर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, वहाँ से हम इस चीज़ को कटेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अंजा, बहुत शुक्रिया। अंजा साकिब हमारे साथ मौजूद थी जी। इस वक्त आज जब हम बात करें तो मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है और अंजा इस हवाले से अपना तज्जिया दे रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे लंदन में जारी मुकाबलों में पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सनिया इमरान को यूके नेशनल करी वीक कुक ऑफ 2025 की फातेह करार दिया गया। उनको ये अवार्ड उनकी शानदार क्रिएटिव स्किल्स हों और साथ साथ पाकिस्तानी और साउथ एशियन जो टेस्ट है उसके खालिस इम्तजाज की वजह से हासिल हुआ ये मुकाबला जी। यूके के अंदर 6 बेहतरीन जो होम बेस्ड शेफ्स हैं उनके दरमियान हुआ, जिसका फैसला जो है मास्टर शेफ़, द ग्रेट ब्रिटिश मेन्यू और मारूफ जो ब्रिटिश रेस्टोरेंट्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किया। नेशनल करी वीक जो 1998 में शुरू किया गया था
और जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी करी से मोहब्बत कह लें, उन शेफ़्स की खदमात का एतराफ़ कह लें, उसके तौर पे ये सेलिब्रेट किया जाता है और उनके जो रवायती जायके हैं उसको समहाउ ज़िंदा रखने के लिए करते हैं। मुकाबला जी लंदन में बराह रास्त मुनक्किद हुआ, जिसमें 5 राउंड्स पर ये मुनहसर एक कंपटीशन था, जिसमें हर फेज़ के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी क्रिएटिव स्किल्स हों और साथ साथ उनको प्रेशर में काम करने की जो उनकी स्किल है उस पर उनको जज किया गया। और सनिया इमरान ने जी इब्तिदा से ही सबको मुतासर किया, 5 में से 4 राउंड्स जीते और फिर आखिरी मुकाबले में भी कामयाबी हासिल की। इस वक्त सनिया इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सनिया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सनिया एंड कंग्रेचुलेशंस। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ये कंपटीशन जीतने के ऊपर। हमें ज़रा बताएं आपका ये कंपटीशन ओवरऑल कैसा रहा और थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी दें अपने इस पोर्टफोलियो के हवाले से। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग इंट्रोडक्शन। यूके में जो यहाँ पर हमारा साउथ एशियन कुजीन बहुत पसंद किया जाता है। इधर ऑलमोस्ट 5 मिलियन साउथ एशियंस रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे देसी खानों का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इसी की खुशी में हमारे खानों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर अक्टूबर में एक हफ़्ता सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको नेशनल करी भी कहते हैं। तो इस दफ़ा इस कॉम्पिटिशन के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप आएँ और इसमें हिस्सा लें। मेरा सोशल मीडिया पे सनियाज़ किचन के नाम से मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ और पोस्ट करती हूँ, तो वहीं से उनको कोई मेरी रेसिपी अच्छी लगी और उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। और बस ये है कि उस कंपटीशन में हमें 5 राउंड्स दिए गए थे, जिसमें हर राउंड में एक पर्सन ने एलिमिनेट होना था। इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि यहाँ पर बड़े मशहूर जजेस थे जो कि हमारे मास्टर शेफ़ और ग्रेट ब्रिटिश मेन्यू से उनका ताल्लुक़ था। उनकी रेसिपीज़ हमें जस्ट बिफोर द कंपटीशन दी गई थी कि ये आपने बनानी है। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं क्या बनाऊंगी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं तैयार करके लेके गई थी मैं ये वहाँ तैयार करूँगी। सो इस लिहाज से ये टफ था। तो फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने हर डिश में अपना थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड किया, और आप रेसिपी ख़राब भी नहीं करना चाहते, आप रेसिपी को टेस्ट अच्छा देना चाहते थे उस टाइम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरा टेस्ट, प्रेजेंटेशन और हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने 4 आउट ऑफ 5 राउंड जीते थे कॉम्पिटिशन में। लवली। तो सनिया आपने क्या बनाया था फाइनल राउंड पे? जो 5 राउंड्स थे उसमें एक हमें बॉम्बे पिज़्ज़ा बनाने के लिए दिया गया था, जिसको हमने देसी इन्फ्लुएंस के साथ बनाना था। फिर मलाई चिकन टिक्का, एक साउथ इंडियन डिश थी जो हमने बनानी थी प्रॉन्स के साथ। फिर एक था लाल मांस राजस्थानी डिश, जो कि पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी क्योंकि हमने इसको रेस्टोरेंट और शेफ स्टाइल में बना के प्रेजेंट करना था, टोटली डिफरेंट फ्रॉम होम कुकिंग, जो कि मुझे काफ़ी मुश्किल लग रही थी बिकॉज 50 मिनट्स में उस रेसिपी को तैयार करना था और आप मिस्टेक नहीं कर सकते थे। तो बस मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट हो। लवली लवली। अच्छा, तो सनिया ये बताएं, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी एक्सपर्टीज़ भी आप ही की तरह थी? उनको भी इसी तरह से सरप्राइजेस मिले थे कि आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है? एंड आपने जो इस कंपटीशन को विन किया, समहाउ आप समझते हैं कि जो आपने अपना एक फ्लेवर ऐड किया उसने समहाउ आपको एज दिया इस चीज़ पे? जी, जो बाकी कंटेस्टेंट्स थे सब फूड के पैशनेट थे। कोई फूड रिव्यूज़ करता था, किसी को होम कुकिंग का शौक़ था, सब थोड़ा बैकग्राउंड फूड से था। मैंने इस कंपटीशन में, क्योंकि कोई भी पहले से रेडी नहीं था कंपटीशन के लिए, मसला ये था। और दूसरा ये था कि आप रेसिपी को ख़राब नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसमें इतना अपना ट्विस्ट डाल दिया था कि वो रेसिपी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। तो आप इतना चेंज करें कि जजेस को वो रेसिपी, जैसे आप आलू गोश्त बना रहे हैं तो वो आलू गोश्त ही रहे, कढ़ाई गोश्त ना बन जाए, मतलब इस तरह का आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे है कि बस थोड़ा मैंने अपना एक्सपीरियंस से उसमें ट्विस्ट ऐड किए जो उनको टेस्ट अच्छा लगा था। आलू गोश्त जो भी ख़राब करेगा वो एक क्राइम करेगा क्योंकि आलू गोश्त का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आप उसको कढ़ाई भी बना सकते हैं, आई एम श्योर। अच्छा सनिया, सिंस यू होम बेस्ड शेफ राइट, आप अपनी सोशल मीडिया पे आप अपने रेसिपीज शेयर करते हो, से वहाँ जाकर कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना, बिकॉज होम बेस्ड एक डिफरेंट आई बिलीव के जॉनरा है समहाउ, कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रेजेंटेशन हम किसी भी स्टाइल में दो, कि आप जैसे शेफ्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बट जो एक रेस्टोरेंट स्टाइल उस चीज़ को प्रेजेंट करना वो इटसेल्फ एक चैलेंज होता है। आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आई?
जी, बहुत चैलेंजिंग था। और क्योंकि होम कुक्ड फूड और रेस्टोरेंट की प्लेटिंग में बहुत फ़र्क है। शेफ़ की प्लेट, हम उस तरह घर में उस तरह खाना रोज़ बना के उस तरह प्लेट अपनी डेकोरेट नहीं करते, अगर आप रियलिटी देखें। मुझे लग रहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं कैसे, क्योंकि लाल मांस और जैसी जो डिशेज़ हैं हम बनाते हैं, एक प्लेट में बनाते हैं, प्लेट में सर्व कर देते हैं। हाँ। और जो रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है वो टोटली डिफरेंट स्टाइल से होती है। तो चैलेंजिंग इस लिहाज से था कि मैं क्या करूँगी, बट मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट इसलिए किया था कि एटलीस्ट आई विल लर्न समथिंग। Yeah. जब भी आप ज़िंदगी में किसी जगह पे जाते हो, हर वक़्त आप जीत नहीं देते, आप देखते हो कि मैं यहाँ से सीख के निकलूँगी। Yeah. तो मैं आई वाज़ जस्ट पैशनेट कि दिस इज़ लाइक अ लर्निंग कर्व फॉर मी। एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद दैट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो आपका होम बेस्ड शेफ़ का काम है ये कैसे स्टार्ट हुआ? बिकॉज घर में आप खाना बना रहे हो, बड़ी मेहनत होती है। मुझे तो खाना बनाते हुए कोई होश नहीं होती क्या करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना, रेसिपी को एडिट करना, एंड ये एक प्रॉपर एक इन्फ्लुएंसर जॉब है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? इन्फ्लुएंसर आई थिंक सिर्फ इसीलिए कि मुझे खाना बनाने का शौक है। और जब आपको शौक होता है ना, तो शौक का आई थिंक कोई मोल भी नहीं होता है। तो बस उसी में मैं मेहनत करती रहती हूँ। फैमिली को खाना खाने का शौक है, तो जो खाना वो मेरा पसंद करते हैं, मैं उसको पहले टेस्ट भी करती हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करती हूँ, खुद एडिट करती हूँ और पोस्ट करती हूँ। और फिर मुझे वेट होता है कि कौन से लोग मेरी रेसिपी ट्राई करके मुझे फीडबैक देंगे। और आई थिंक जब सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो आपका एक बड़ी सी फैमिली बना देती है, आपका लोगों के साथ कनेक्शन हो जाता है। जब वो प्यार से आपके साथ बात करते हैं कि जी मैंने आपका ये बनाया, इट्स लाइक टीचर तो नहीं मैं कह सकती, इट्स लाइक अ सिस्टर सॉर्ट ऑफ थिंग बन जाती है कि आप दूसरों को सिखा रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आई बिलीव, और मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे यूके बेस्ड खवातीन देखी हैं जो काम करती हैं, बड़ा घर में अपने सारे घरेलू मामलात भी देख रही हैं, रेसिपीज़ भी डाल रही हैं, दे हैव अ वेरी गुड and huge fan following at the same time. So I'm really glad कि you guys are doing something very productive, कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्टिंग कर रही है। So आपने जब ये करना शुरू किया, घर वाले अब आपको, आप उन्हें बताएं कि आप शेफ़ का कंपटीशन जीत के आई हैं, अब आपके खानों के अंदर कोई मसले नहीं निकालने, ऐसा तो नहीं है कि मसले निकालते थे, अब दे विल बी वेरी इम्प्रेस्ड? नहीं, वो आई थिंक वो होता ही है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। कोई जैसे भी मैं बनाती हूँ ना, उसको तारीफ़ करते हैं। तो हर खाने की, हर नई चीज़ की बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता है। फीडबैक भी दिया जाता है अगर कोई नमक आगे पीछे हो जाए, बट मोस्टली जो है वो सारा तारीफ़ ही की जाती है, ताकि आपको, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, घर वाले आपको एप्रिशिएट करें, फिर आपका दिल करता है कि आप और अच्छा करें। एब्सोल्युटली। अच्छा सनिया, वैसे नॉर्मली जो हमारे घरों के अंदर हमारी अम्मियाँ सब लोग जो खाने बनाते हैं वो बड़े अंदाजे से चलते रहे हैं कि नमक भी अंदाजे से डाला, मिर्च भी अंदाजे से डाला, बट शेफ्स बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि इतनी क्वांटिटी होगी। सो आपने इस कंपटीशन में इस बात को मेक श्योर किया था या नहीं, आपने अपने अंदाजे को फॉलो किया समहाउ? वैसे मैंने क्योंकि हमें जो रेसिपीज दी गई थी ना, उसमें सारा कुछ बताया गया था, इतना इतना इतना, तो मैंने थोड़ा सा अपना अंदाजा ही किया था। उसमें मुझे था कि मैं थोड़ा सा बाज आ जाऊं, क्योंकि ऐसा ना हो मैं कुछ खराब कर दूं। बट आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस है ना, हम अंदाजे से ही करते हैं कि इसमें इतना जाएगा तो बस ठीक हो जाए। ज़बरदस्त। तो सनिया, आप सबसे बेस्ट क्या बनाती हैं ये बताएं? हमारे घर में मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मेरे इन लॉज का ताल्लुक पिंडी से है। तो वो लोग ज़्यादा आलू गोश्त पसंद करते हैं और पुलाव, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, और लाहौर में बिरयानी और दूसरे खाने खाए जाते हैं। तो बस मिक्सचर ही है सारा हमारे घर में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इन द एंड अब आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है। आई रियली वांट कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे जो आपके जर्नी में आपका सपोर्ट सिस्टम रहे होंगे, योर सोशल मीडिया फैमिली, योर इमीडिएट फैमिली, आप कुछ कहना चाहें उनको? मैं बस ये बताना चाहूँगी कि आपके जैसा आई हैव अ फुल टाइम जॉब इन IT एज वेल। तो मैं IT प्रोफेशनल हूँ, यहाँ पर सिविल सर्विस में 5 डेज अ वीक में जॉब भी करती हूँ। और दिस आई स्टार्टेड एज अ हॉबी सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है। और मैं यही कहूँगी कि वट एवर पैशन यू हैव, फॉलो योर जर्नी, उसको कंटिन्यूस करते रहें। आई फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, एंड आई एम द ओनली वन जो जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, एंड देन एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ कर रही है। बट आप में जो पैशन है आप उसको फॉलो करें, एंड इतना ना पुश करें कि लाइक
स्टे इन योर लिमिट्स, ट्राई टू पुश योरसेल्फ जितना आप कर सकते हैं, ताकि आपको ज़िंदगी में किसी पॉइंट पे जाके ये अफसोस ना रहे कि मुझे इस चीज़ का शौक था और मैंने इसको पूरा नहीं किया। सच अ ब्रिलियंट मैसेज, थैंक यू वेरी मच सनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सनिया इमरान हमारे साथ मौजूद थी जी। इन्होंने यूके के अंदर नेशनल करियर कुक ऑफ 2025 इसका अवार्ड विन किया है। इनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आपकी मुलाकात हमने एक आर्टिस्ट से करानी है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम किचन में जाएंगे जहाँ पे शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब का? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रहे हैं आज आप? आज डायनामाइट प्रॉन बना रहा हूँ। ठीक है। काकोस में साथ उसके बनेगी डायनामाइट सॉस। ओके। और उसके साथ बनाएंगे हम प्यूरी। ओके जी। तो रेसिपी क्या है इसकी? इसमें डायनामाइट प्रॉन लेने हैं सबसे पहले लार्ज, इसको कहते हैं 8x12। ओके ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे, इसको वॉश करेंगे ठीक है। गार्लिक पेस्ट के साथ। ठीक है। इसकी स्मेल दूर करनी होती है पहले। बिल्कुल। तो उसके बाद हम इसको पेस्ट लगाएंगे, मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। रेड चिली पाउडर, वाइट पेपर, साल्ट, ठीक है। और मैरिनेट करके इसको फिर हम बनाएंगे तैमूरा फ्लोर में। ठीक है जी। तैमूरा फ्लोर के हमने पानी नहीं यूज़ करना, उसमें ने सोडा यूज़ करना। ओके। ये स्प्राइट यूज़ कर लें या 7 अप यूज़ कर लें। ओके ठीक है। तो उसके बाद जो प्यूरी बननी है वो बनेगी एवोकाडो की। ठीक है। तो सॉस बनानी, डायनामाइट सॉस बनानी है। उसके लिए मायोनीज यूज़ करेंगे, उसमें केचप, चिली सॉस, हॉट सॉस, तो साल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। और अभी आप इसको कोटिंग करके डीप फ्राई करेंगे? जी, डीप फ्राई करना है हमने इसको। बिल्कुल ठीक है। चलिए आप अपने काम को जारी रखें, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं जी। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आमना सुहेल से, जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। आमना के हवाले से मैं आपको बताएं तो एक विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, एक क्यूरेटर भी हैं, प्रिंट मेकर भी हैं। साथ उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से जी बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। और आमना का आर्ट वर्क ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आमना पढ़ाने के साथ साथ अपने आर्ट वर्क के काम को भी जारी रखे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच आमना कि आप थैंक यू फॉर हैविंग मी। आमना ज़रा हमें अपने ये आर्टिस्ट बनने का जर्नी तो बताएं, कैसे शुरू हुआ? जर्नी मेरे ख्याल से हर किसी का एक ही जैसा होता है। तो बस बचपन से शौक़ था काफ़ी, और फिर मैथ्स में फ़ेल होने के बाद, फ़िज़िक्स में फ़ेल होने के बाद मेरे वालिदैन ने फिर गिव इन कर ही दिया कि अगर आर्ट्स करने की है ख्वाहिश तो फिर करने देनी चाहिए। तो ए लेवल्स में फिर मैंने आर्ट्स जो है वो प्रॉपर्ली परसू किया, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारा, और उसके बाद फिर NCM इंशाल्लाह थी कि हो जाए, एडमिशन हो जाए मेरा। तो वहाँ पे जब मैंने कर लिया एक दफ़ा एडमिशन, तो फिर फ़ाइन आर्ट्स वाज द मेन फोकस, उधर ही ज़्यादा वक्त लगाया। उसमें फिर प्रिंट मेकिंग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी आया, उस तरफ रुझान भी बहुत ज़्यादा था ए लेवल से। तो जब उसका मुझे मौका मिला तो फिर मैं प्रिंट मेकिंग में चली गई, एंड तब से वही मेरी प्रैक्टिस है, आज तक जारी है। ज़बरदस्त। अच्छा आमना, ज़ाहिर है जब आपने स्टार्ट किया होगा, आई बिलीव कि जैसे सबके पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं और एक्सेप्टेंस नहीं होती, बिकॉज अब टाइम आई बिलीव कि हर कोई आर्टिस्ट या उस हवाले से बात कर रहा है, यू नो अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस या सेंस आ गई है। आपने कितना डिफरेंस ओवर टाइम ऑब्जर्व किया एज एन आर्टिस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब तो मुझे लगता है जो बच्चे अब आर्ट्स में जा रहे हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं, इस लिहाज से कि अब प्लेटफॉर्म्स भी हैं, एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी इसको अब एज अ प्रोफेशन माना जा रहा है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि वो आर्टिस्ट है, तो उसके पीछे अब ये वाली सारा एक प्रोसेस नहीं होता कि अच्छा बेटा साथ क्या करते हो, या हॉबी आपकी अच्छा आर्ट है, असल प्रोफेशन क्या है। एग्जैक्टली। तो वो वाली एक चीज़ भी ख़त्म हो गई है। कितना ऑफ लगता था सुनने में कि अच्छा ये तो आप कर रहे हो, आगे जॉब क्या करते हैं और आप क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए आप क्या करते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खुशी होती है, बिकॉज़ आई हैव बीन अ टीचर एज वेल। तो मैंने वो वाकई में वो सारा चेंज देखा है। जब हम पढ़ा रहे थे या जब हम पढ़ भी रहे थे तो एक्सेप्टेंस भी नहीं थी, और थोड़ा सा उसके साथ ये भी था मसला कि लोगों को लगता था कि आर्ट्स में जाने से शायद आप अपनी वैल्यूज से भी दूर चले जाते हैं, या शायद यू आर नॉट गोइंग टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ऐसा ना है, ना अब होता है। इट्स अ रिस्पेक्टेबल फील्ड, और हम भी, मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उनको भी मैं बार बार यही कहती हूँ कि आर्ट
करने की ख्वाहिश अलग बात होती है और उसकी ट्रेनिंग लेनी अलग बात होती है। इफ़ यू आर लकी टू हैव बोथ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये शौक जो है ना, उसकी वैसे ही कोई मोल तो होता नहीं बिल्कुल है, ऐसा तो उसको है। परस्यू ज़रूर करना चाहिए। नाउ इट्स वेरी डिफरेंट, प्लेटफॉर्म्स हैं, सपोर्ट है, तो जिसको शौक है जाना ज़रूर चाहिए। ज़रूर It's good. चाहिए। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा अपने आर्ट फॉर्म के हवाले से मज़ीद बताएं, बिकॉज हमने एक बात, अब विद टाइम दो कि मैं बात वही कर रही हूँ कि अवेयरनेस आ रही है, बट हम ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, इस तरह के आर्ट्स और पेंटिंग से रिलेटेड, बिल्कुल। विजुअल आर्ट एक अलग डोमेन समहाउ है। फिर आपने प्रिंट मेकिंग की बात की, हमें थोड़ा सा बताएं कितनी डिफरेंट है, कितनी चैलेंजिंग है, इज इट ईजी या नहीं? इसमें आपकी स्किल बहुत ज़ाहिर है मेटर तो करती है, बट यू हैव टू गेट योरसेल्फ ट्रेन फॉर दैट स्पेसिफिक आर्ट। एब्सोल्युटली। एक तो जितने भी आई थिंक आर्ट स्कूल्स होते हैं वो आपको असल में तो नज़्म व ज़ब्ती सिखाते हैं कि आप डिसिप्लिन से एक चीज़ कर सकें, उसमें स्किल होता है, सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। जो मेरी प्रैक्टिस है ख़ास तौर पे प्रिंट मेकिंग, वो इस लिहाज से थोड़ी सी नायाब भी है, मुनफरद भी है कि बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं उस फील्ड में, हालांकि बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है, 13th 12th सेंचुरी से चला आ रहा है। यूरोप में, फिर ईस्ट एशिया में बहुत सालों इसका जो है वो एक रुझान रहा है। एंड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ स्पेसिफिकली वेरी मच अट्यून टू प्रिंट मेकिंग। लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में भी प्रिंट मेकिंग सदियों से चला आ रहा है। तो NCA और IVS और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल्स ने जब इसको एक डिसिप्लिन बनाया है ना, तो उसके पीछे वजह यही है कि ये एक इस तरह का मीडियम है जो आप एक दफ़ा तस्वीर बनाएं, उसकी जितनी मर्ज़ी आप शक्लें निकाल सकते हैं, उससे एक तो रेपिटिशन के साथ इमेज बदलता भी जाता है। पेंटिंग क्योंकि एक होती है ना और वो बहुत मुनफरद होती है, उसको दोबारा रिक्रिएट भी आप शायद उस तरह से नहीं कर सकते। प्रिंट मेकिंग असल में हिस्टोरिकली एक ऐसा मीडियम है जो मैसेस के लिए बनाया गया था। अब एक गैलरी में या किसी राजा के पैलेस में अगर कोई पेंटिंग लगी हुई है तो आम आवाम नहीं देख सकती। बिल्कुल ऐसा है। प्रिंट बना ही आवाम के लिए था, सो पीपल, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल कुड अफोर्ड आर्ट। और अब भी मैं अपने आर्ट में कोशिश यही करती हूँ कि जो इमेजरी है, जो मैं बात करना चाह रही हूँ, वो हर किसी से एक तो रिलेटेबल भी हो, दूसरा जनरली भी वो लोगों के एक्सेस में रहे। तो वो काम गैलरी में भी लगता है, लेकिन आम लोगों को भी रसाई होती है कि अगर वो प्रिंट ख़रीदना चाहते हैं तो वो उस रेंज में होना चाहिए कि अगर वो सिर्फ आर्ट ओन करना चाहते हैं, दे शुड बी एबल टू डू दैट। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बात मैंने आपसे अपना अगला सवाल भी ये करना था कि नॉर्मली आमना ये होता है कि एक ज़ाहिर है ये किसी आर्टिस्ट का राइट है, एंड आई रियली बिलीव कि अगर वो अपनी को पेंटिंग बना रहा है जो जिस पे उसने दिन रात एक किया है, he should or she should get a price for that properly. मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, but normally art pieces are very much expensive to own one, right? क्या ये जो आपका आर्ट फॉर्म है, is it like same way कि इतना ही expensive है या नहीं, या affordability के फैक्टर भी आता है? Because since it's not कि एक आर्टिस्ट उस तरह से बना रहा है, एक ही पीस, एक मास्टर पीस है, आपने जैसे भी खुद भी एक्सप्लेन किया। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई मीन इट वुड स्टिल बी अ मास्टरपीस गिवन कि आपने उसके अंदर मेहनत भी की है, सारा कुछ किया है। द गुड थिंग इज़ कि हाँ, जहाँ पेंटिंग एक होती है, क्योंकि उसको एक ही इंसान ने ओन करना होता है, तो फिर वो पूरी वैल्यू एक आर्ट वर्क से ही कवर हो जाती है। प्रिंट की वैल्यू इसमें है कि जितने लोग उसको ओन कर सकें वो उतना ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से येस, प्रिंट इज़ मोर अफोर्डेबल। कि एक एडिशन है या एक प्लेट है, उसके अगर 100 एडिशंस हैं तो हो सकता है कि वो पेंटिंग की एक सिंगुलर प्राइस से कम हो, लेकिन अगर आप उसके 100 प्रिंट बेच देते हैं तो वो पेंटिंग की प्राइस से भी ज़्यादा हो सकती है। प्राइस शायद सेकेंडरी होती है। मुझे इसका ये फैक्टर अच्छा लगता है कि अफोर्डेबल हर उस इंसान के लिए जिसको सिर्फ आर्ट ओन करने का शौक है। सो दैट्स एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क कि हर कोई ओन करना चाहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि लोगों को जब एक आर्ट पीस पसंद आया तो वो आपकी रेंज में नहीं आ रहा होता, गैलरी एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे अपने ऐसे फ्रेंड्स को देखा, यार आई लव दैट पीस बट मेरी रेंज, आई कांट हैव इट। वन शुड हैव एन आर्ट पीस इफ दे लाइक इट। अच्छा, सेकेंडली मेरा सवाल अब ये है कि समहाउ विद टाइम ये जो आपने प्रिंट मेकिंग की बात की है, इसकी एजुकेशन, बिकॉज हमने उस सिंपल पेंटर्स, ऑयल पेंटिंग एंड ऑल दैट, उसकी ट्रेनिंग्स और उसकी सब कुछ मिलता है, क्या ये उसी कैपेसिटी के अंदर इसको भी पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में? और आपने भी कहा कि लोगों का रुझान कम है, क्यों? उसको मसला असल में यही है कि टेक्निकल है, इसमें यहाँ तक कि मशीनरी भी इन्वॉल्व होती है, प्रेसेस भी होती हैं और बहुत कुछ आपको केमिकल्स के साथ करना पड़ता है। तो वो उस हिसाब से जब आप किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं उसमें, तो शुरू में बहुत ज़्यादा ध्यान से बच्चों को सिखाना पड़ता है कि ये आप
इस तरह समझे जैसे आप कोई केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे अल्लाह, हैं, मुझे तो तो यू chemistry नीड सुन टू के नो मुश्किल दैट। लग गया है। मुश्किल तो है काफ़ी, लेकिन फिर स्किल सीखना या कोई Yeah, ट्रेड सीखना इस तरह absolutely. तो होता है, तो इसलिए भी शायद लोग भागते हैं उससे, क्योंकि टेक्निकलिटी है उसमें। लेकिन मैंने तो आई थिंक अब मुझे क्या 12-13 साल होने वाले हैं ये डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। इट इज़ एवर एक्साइटिंग, यानी आपको शायद लगता है कि प्लेट एक तरह से निकलने लगी है, लेकिन उसकी अपनी मर्जी होती है। एट द एंड ऑफ द डे जब तक प्रिंट नहीं निकलता तब तक आपको 100% नहीं पता होता कि वो कैसा निकलेगा। तो दैट जस्ट मेक्स मी फील अलाइव। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लोगों को जाना चाहिए। दूसरा, वो गलतियाँ करने के लिए वो मीडियम बड़ा अच्छा है। अच्छा, इट्स अ वेरी एक्सीडेंट प्रोन मीडियम इन द सेंस कि अगर कोई कट किसी प्लेट पे लग जाता है, कोई ड्राइंग हो जाती है और वो एसिड से एच हो जाती है, तो वो अब ताहयात है, उसको आप ना मिटा सकते हैं ना आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो आपकी आइडेंटिटी का, आपके काम का एक पार्ट बन जाता है। और मैंने बहुत दफ़ा प्रिंट को अपनी जब मर्जी करने दी है ना, तो वो एक अलग तरह का ही विजुअल निकलता है, विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। आई एम श्योर और जितनी एक्साइटमेंट से आप बता रही हैं, आई कैन सी दैट Yeah. कि आप बहुत इंजॉय करती होंगी। आमना, मुझे बताएं, इंटरनेशनली पाकिस्तान में आप अपने आर्ट पीसेस को देखती हैं, एग्जिबिट करती हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स अब बेहतर होता जा रहा है। आई थिंक जो हमने पहले बात की थी कि जब एक्सेप्टेंस बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का शौक़ भी बढ़ जाता है, उस तरफ रुझान भी बढ़ जाता है। इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा है और प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स से लेके बहुत लेट करियर आर्टिस्ट के लिए भी जगहें भी हैं, शोज़ हैं, एग्जिबिशंस हैं, ज्यूरीज़ हैं, सारा कुछ है। और कम्युनिटीज़ हैं, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि लोगों को ये समझ आनी शुरू हो गई है कि आर्ट कम्युनिटी की एक वैल्यू होती है, एक कंट्रीब्यूशन होती है पूरे माशरे के लिए। तो अब उसके लिए फोरम्स तैयार हो रहे हैं, जिस तरह आपको पता ही होगा NCA का ट्रिनाले होने वाला है अभी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी शरह यहाँ पे मौजूद है, उनको प्लेटफॉर्म भी चाहिए, वो ये काम कर भी रहे हैं, लेकिन लोगों तक रसाई नहीं है। तो अब वो पब्लिक और जो प्राइवेट आर्टिस्ट की लाइफ है उसके बीच में ज़रा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ओके, तो अगर आप लोग आपका काम देखना चाहते हैं तो कहाँ देख सकते इंस्टाग्राम। हैं? What's your page ID? So my page ID is Amna Suhail Prints, a.suhail Prints. और Instagram भी इस तरह का मीडियम है कि you can Yeah, talk to absolutely. your audience Yeah, directly, so that's where I usually. थैंक यू वेरी मच आमना, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द Yes, शो। lovely having और आमना सोहेल हमारे साथ मौजूद थी जी। इनकी आर्ट फॉर्म बड़ी डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल बताया, आप इनका काम आन जाके देख सकते हैं। हमने अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हमारे पास बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट आ रहे हैं। एक हमारे पास अभी एक प्रिंट मेकर आई थी, वो विजुअल आर्टिस्ट भी थी। अब हमारे पास एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर है जिन्होंने ग्रेजुएट तो उसमें किया है, लेकिन अब वो एक इतनी ज़बरदस्त फोटोग्राफी करती है और जो उनका जॉनरा है फोटोग्राफी का, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो है जी न्यू बॉर्न बेबीज़ की फ़ोटोग्राफी। इसमें ये एक्सपर्ट है और पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि इस शोबे को मुतारिफ़ करवाने में उनका किरदार है तो वो बहुत अहम किरदार है। 2013 से मुकम्मल वक्त जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ की फ़ोटोग्राफी के तौर पे उनको फ़ोटोग्राफर के तौर पे काम कर रही हैं। लाहौर में 2015 में जी उन्होंने पहला मुकम्मल एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप लगाया जिसमें वो फ़ोटोग्राफी कर रही हैं उन बच्चों की, और साथ साथ इंटरनेशनल कई अवार्ड्स भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। और इसके साथ साथ उनकी जो तस्वीर हैं वो इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफी मैगज़ीन्स में भी शाया हो चुकी हैं, सिखाती भी हैं और मुकम्मल रहनुमाई करती हैं। और सबसे मुश्किल काम है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की फ़ोटोग्राफी करती है। ये बड़ी है, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ना हमारे सेट पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल रियल पिक्चर्स हैं और ये इन्होंने अपने स्टूडियो में और जिस स्किल के साथ इन्होंने क्यूट अंदाज में बनाई है। कुत्सिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुत्सिया। बहुत ज़बरदस्त काम है एंड इट्स वेरी डिफरेंट। हम वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप सब पे बात करते हैं, बट इट्स लाइक अ प्रॉपर डोमेन, राइट? 2013 में यू स्टार्टेड, कैसा जर्नी चल रहा है? जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आगे आ गए हैं माशाल्लाह। हाँ, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई भी नहीं था, कोई कर भी नहीं रहा था। बेबी फोटोग्राफी इन जनरल कोई नहीं कर रहा था और न्यू बॉर्न तो बिल्कुल भी नहीं थे। सो बहुत मुश्किल होती थी इवन सीखने के लिए। बेसिक फ़ोटोग्राफी तो आपने सीख ली, ठीक है, वो आपने
college days, excuse me, NCMA basically and all that. But then you have to specialize into a field you wanted to do it. So इसलिए 2015 तक का वो जो journey था, I was just learning, experimenting and you know, doing stuff. Yeah. तो कुछ why newborn babies? क्यों? मतलब I believe कि everybody love kids, लेकिन you know photography और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की करना, what was the एक तो idea? ये कि ये चैलेंजिंग है. Okay. मुझे चैलेंजेस पसंद हैं. थोड़ा सा क्लीशेड अब के लिए बात लगती है कहना, खैर उस टाइम पे वाकई कोई नहीं था. काफ़ी सारे लोग इवन अभी भी यही कहते हैं कि nobody is doing it, इसलिए मैं इसमें आई. But yeah, that was the starting point. But मुझे लगता है कि why I stick to it, that is even more important. और मेरे लिए क्रिएटिव मार्जिन बहुत ज़्यादा है बेबी फ़ोटोग्राफी में. अगर मैं स्पेसिफिकली फ़ोटोग्राफी की बात करूँ तो बहुत सारे और जॉनराज हैं. सो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी आई थिंक गिव्स मी लॉट ऑफ रूम फॉर क्रिएटिविटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ जैसे मैं करना चाह रही हूँ, यू नो. सो मे बी दैट्स वाई. अच्छा, समटाइम्स बच्चों को हैंडल करना, यू नो, इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी, मतलब मंथ का होगा, बहुत हो गया, या उससे भी कम एज के होते हैं, यू नो, उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उसका पोस्चर क्या है, जाग जाए, टैंट्रम है, यू नो, हाउ डू यू मैनेज दैट? अच्छा, बेसिकली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में हैंडलिंग अ न्यूबॉर्न इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन द टेक्निकल अदर एस्पेक्ट्स, यू नो. जो टेक्निकल हमारी फोटोग्राफी के एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, दे आर गिवन, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए सेट ऑफ स्किल्स. लेकिन उसके साथ साथ हाउ टू हैंडल अ बेबी, दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. बेबी जो आप एज ग्रुप की बात करें, जो टिपिकल न्यूबॉर्न्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दे आर अंडर 2 weeks. Under 2 weeks? Yeah, they are Okay, under wow. 2 weeks. Though I take babies up to 4 weeks, even 5 weeks as newborns. मैं parents को हमेशा कहती हूँ beyond that it's an active baby. Yeah. Because this is the time when they are growing really fast. जल्दी बड़े हो रहे होते हैं, बहुत sensitivities grow कर रही होती हैं. So वो थोड़े से टच से डिस्टर्ब हो जाते हैं, certain materials उनको uncomfortable लगते हैं. So काफ़ी tricky है उस हवाले से. So जितना छोटा बेबी होता है उतना कंफर्टेबल रहता है वो. ओके, हाँ, क्योंकि जैसे वो सो रहे हैं. और ये प्रॉप्स कितने इंटरेस्टिंग है. कुछ या ये आइडियाज़ आप जब लेती हैं, जाहिर है आप इसको एक शूट करने से पहले यू शुड प्लान समथिंग, और वो प्लानिंग में ये प्रॉप्स अरेंज करना, यू नो, बेबी का साइज़ है, ये सारी चीज़ें वर्किंग में कितना टाइम लगता है? काफ़ी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, एंड दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट. यू नो, जो डिज़ाइनिंग है, स्टाइलिंग है, सोचना कौन सा प्रॉप किस चीज़ के साथ जाएगा, क्योंकि हमारे सेट्स उस तरह से नहीं होता जैसे बहुत सारे वेडिंग शूट्स के लिए या इवन फैशन शूट्स के लिए अब आपको सेट्स मिल जाते हैं ना, अवेलेबल हैं, आप बस जाएंगे, खड़े होंगे, पोज करेंगे, एंड यू नो, क्लिक, या उस तरह से नहीं है. सो एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम आई हैव प्रॉप्स, आई हैव बैकड्रॉप्स, आई हैव अदर स्टफ, सो वी पुट देम टुगेदर. सो एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग. तो अभी जाहिर है कुछ या ये वही चीज़ जो हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि लोग नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे. आपने जब स्टार्ट किया था, और अब आपको लगा है कि कोई इम्प्रूवमेंट आई है कि लोग इस तरफ भी आ रहे हैं फोटोग्राफी में? काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी हैं. स्टार्ट में तो जब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे यही करना है, यू नो, आई वाज डूइंग फोटोग्राफी, लेकिन स्पेसिफिकली अब मैं 2015 से न्यूबॉर्न के अलावा कुछ नहीं करूँगी, तो सबका ये ख्याल था कि आएगा कौन, करवाएगा कौन. हमारे तो और बहुत सारे इश्यूज हैं, जो हमारे सोसाइटल प्रेशर्स हैं, वो जो छिले का कॉन्सेप्ट है, नज़र लग जाती है, झंड हो जाती है, तो तुम करोगी कैसे. सो वो जो आप बात कर रही थी ना कि जर्नी कैसी रही, जर्नी बड़ी मज़े की रही. सो अब तो लोगों को बहुत, अब तो अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा हो गई है, और लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग पूछते हैं. 3rd ट्राइमेस्टर में काफ़ी सारी रिजर्वेशंस हो जाती हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, कुछ से मुझे अपने स्टूडियो का बताएं. आपने अब वो इस्टेब्लिश कर लिया है, नाम क्या है स्टूडियो का, और फिर उसका आप वहाँ पे जो आप सर्विसेज देती हैं, अगर पेरेंट्स या जो भी लोग देखते हैं अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं? सो मेरे स्टूडियो का नाम है मिक्स फोटोग्राफी स्टूडियो, या मिक्स बेबी फोटोग्राफी आप लिखेंगे आपको आ जाएगा. MIQS. ओके. MIQS मिक्स. कज़ाफ़ी स्टेडियम में है, अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंदर है, बट इट्स जस्ट बाय अपॉइंटमेंट. आप वॉक इन स्टूडियो नहीं है. सो आप मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यू कैन, यू नो, आप गेट अ रिजर्वेशन. बिल्कुल, उसमें हमारे पास हर तरह के ऑप्शंस हैं. लाइफस्टाइल शूट्स हम करते हैं, फैमिली पोर्ट्रेचर करते हैं,
न्यूबॉर्न स्पेसिफिकली करते हैं, केक स्मैश एंड स्प्लैश सेशंस होते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर। या बर्थडेज पे बर्थडेज अगर किसी ने स्पेशली अगर किसी ने मिस कर दिया हो न्यूबॉर्न वाला टाइम, दे कैन कम फॉर 6 month ओल्ड, और न्यूबॉर्न नहीं करवाया सॉरी तो केक स्मैश के लिए आ जाएं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ मुझे अब ये बताएं कि अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट जो आपका कोई ऐसा क्लाइंट रहा हो, बेबी क्लाइंट जो कि जिसने आपको बड़ा टफ टाइम दिया हो कि अल्लाह बहुत मुश्किल हो रही है इसका शूट करने में। अच्छा, बेबीज़ देते हैं टफ टाइम। हाँ, लेकिन अगर जो मैं ये कहूँ अभी कि तक आपकी babies नहीं मेमोरी में देते। होगा, अभी तक आपको लगता है कि दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग शूट आई हैव एवर डन? नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे हैंडल करना इज़ वे ईजियर देन पेरेंट्स। क्यों, पेरेंट्स ज़्यादा तंग करते हैं? मेरे पास वैसे बहुत अच्छे पेरेंट्स आते हैं ऑनेस्टली, मे बी क्योंकि मेरे फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं हमेशा क्लाइंट लेने से पहले उनको पॉलिसीज़ भेजती हूँ कि भाई ये पढ़ के आए, गलतियों से आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो मेरे क्लाइंट हैं, बहुत पुराने क्लाइंट हैं मेरे, उनका तीसरा बेबी, उसका मैं अभी शूट कर रही हूँ, मंथली सेशंस हम करते हैं उसके साथ। तो उन्होंने शुरू मुझे कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। ये तो मुझे लग रहा है कोई आर्मी में किसी इस्टेब्लिशमेंट में आ गया, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, आप आएंगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड, लेकिन दीज आर द बाउंड्रीज़, क्योंकि लोगों को बाउंड्रीज़ ब्रेक करना बहुत ही आसान है हमारी सोसाइटी में। आई एग्री। तो विद टाइम ये सीखा है मैंने कि अच्छा, और एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई फेल टू सेंड देम द पॉलिसीज़, या वो नहीं पढ़ के आते तो कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर इंसिस्ट करती हूँ। That's amazing और ये अच्छी बात है। चलें, it was lovely having you on the show। Thank you so कुत्सिया, very much। thank you so much कि आप आई। और कुत्सिया हमारे साथ मौजूद थी जी, ये फोटोग्राफी करती हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की, और इन अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी बताई गई। आई होप ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वी थॉट कि आपके साथ शेयर की जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। सुबह सुबह मैंने आपको स्मॉग के हवाले से थोड़ा सा अपना बताया था मसला कि मैं बहुत तंग हो रही हूँ। तो आई एम श्योर लाहौर समेत पंजाब के जहाँ बेशतर इलाकों की बात करें, फ़ज़ाई आलूदगी जो है शदीद हो चुकी है और खुली फ़ज़ा में सांस लेना खासा मुश्किल हो गया और सेहत के लिए ख़तरा भी बन चुका है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कहा है कि स्मॉग में इजाफे की जो एक बड़ी वजह है वो कम दबाव वाले जोन्स है और सरहद पार से जो आने वाली आलूदगी है। भारतीय पंजाब से जो आने वाली आलूदगी है, इसके हवाले से अगर बात की जाए तो इसने बहुत ज़्यादा वस्ती पंजाब हो और आलूदा हवाएं यहाँ पर की हैं। लाहौर और वस्ती पंजाब के दीगर शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का सबब बना है। महकमा माहौलियात के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक जो स्मॉग है उसके असरात लाहौर हो, कसूर हो, शेखुपुरा हो, गुजरांवाला तक फैल चुके हैं। हवा के कम दबाव वाले जोन्स का जहाँ पे मैं जिक्र किया है और सरहद पार से आने वाली जो आलूदगी है स्मॉग में इजाफे की एक बड़ी वजह बन रही है। भारतीय पंजाब और जनूबी पंजाब में जी अगर बात की जाए तो इस वक्त धुएँ और गर्द आलूद ज़रात के बाइस जो लाहौर की फ़ज़ा खासी आलूदा भी है। और महकमा माहौलियात ने बताया कि ज़रई इलाकों में मुंजी जलाने से गुरेज के लिए मसाजिद हों, देहात हों, उनमें ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि नंबरदारों के हवाले से, किसानों के हवाले से उनको अवेयरनेस फराहम की जा रही है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे जी। और दूसरी जानिब महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने जी स्मॉग के पेश नज़र मुल्क भर में जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके औकात कार तब्दील कर दिए हैं। और पंजाब महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक जी पीर से जुमेरात तक स्कूल्स के जो औकात है सुबह 8:45 से 1:30 तक, जबकि जो फ्राइडे के रोज़ सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। इसी पे हम बात करेंगे। और जो इस वक्त स्मॉग का इम्पैक्ट है, आलूदगी का इम्पैक्ट है, रिदा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच रिदा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। स्मॉग का जो इम्पैक्ट है वो टाइम वी ऑल एक्सपीरियंस के हर गुजरते साल के साथ इसमें शिद्दत आ रही है और हम हिफाजती इक़दाम तो कर रहे हैं। डू यू थिंक दीज आर सस्टेनेबल मेजर्स?
मेरा ख्याल से पाकिस्तान के जो अप्रोच है स्मॉग को लेकर वो हमारी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव अप्रोच है। एयर पोल्यूशन का जो मसला है उसका पूरा साल मसला रहता है, लेकिन हम उस पर फोकस करते हैं एक सीजनल इशू की तरह कि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दो, स्कूल भी बंद कर दो, अब ये चीज़ें भी कर दो, दूसरी चीज़ें कर दो, जबकि आपको इसके लिए बहुत एक सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें आपकी सबसे बड़ी, जिस तरह अगर आप देखें स्मॉग की वजह जो है वो आपका फ्यूल है, आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तो उस ट्रांसपोर्ट तो आपकी पूरा साल चलती है, तो उसका असर फिर सिर्फ आपको सर्दियों में हम उस पर क्यों फोकस करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री भी आपका पूरा साल चलती है। एडिशनल सर्दियों में जो स्मॉग हमें देखने को मिलती है उसमें ज़्यादा एक तो आपका जो विंटर इफेक्ट है वो है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो होती है, दूसरा आपका एक क्रॉप बर्निंग का इफेक्ट आ जाता है। लेकिन इसके लिए पूरा साल आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, रेगुलेशन की ज़रूरत है, जो नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपके एयर पोल्यूशन लेवल पूरा साल एक तो हाई रहते हैं और सर्दियों में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल से हमारी अप्रोच इस वक्त सही नहीं है। यानी आपके मुताबिक रिएक्टिव अप्रोच है। अच्छा, अब हमें ये बात अभी जो हम कर भी रहे हैं, आप कहा जा रहा है जो सरहद पार से आलूदगी भी आ रही है वो भी समहाउ उसमें ऐड ऑन है। फिर हम ज़रूरी इलाकों में जहाँ पे जो फसलें जलाने का मामला होता है कि अब सीज़न गुजर गया, नई क्रॉप जो है वो उन्होंने उसको हमने लगाना है, तो उस वजह से मैं पुरानी वाली को जो एक टिपिकल मेजर्स होते हैं जो हम लेते हैं हर साल, ये भी इम्पैक्ट डालते हैं समाओ। लेकिन इस पे अवेयरनेस और उन इलाकों में अवेयरनेस, रिदा हमारा ये वाला जो प्लान है अवेयरनेस देने का कि जी हम मसाजिद में ऐलान करा रहे हैं और किसानों को इस हवाले से आगाही दे रहे हैं, इतना इम्पैक्टफुल है? बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा टाइम होता है किसी अवेयरनेस कैंपेन को रन करने का। डेफिनेटली एक तो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो किसान हैं उनमें आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग की ज़रूरत है, और सिर्फ मसाजिद में ऐलान कर देना इस सीज़न में सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने उनको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है कि अगर वो क्रॉप बर्निंग ना करें तो उसके जगह पर वो क्या करें। आपको इंसेंटिव देने हैं लोगों को, गरीब किसान हैं उनको इंसेंटिव देने हैं, जो कि हम नहीं देते हैं। हम जब आ जाता है हमारे सर पर मुसीबत तो फिर हम कहते हैं कि अब क्या करना है, अब फिर हमारे पास सोल्यूशन होता है कि इंडिया को ब्लेम कर दो। डेफिनेटली इंडिया की स्मॉग आल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस। इसी तरह हमारी स्मॉग का भी उनकी रीजन पर असर होता है, ये एक रीजनल मसला है, लेकिन हम इसको बहुत लाहौर का मसला बनाकर ट्रीट करते हैं, बहुत डिफरेंट शहरों के मसले बनाकर ट्रीट करते हैं, जबकि इसके लिए आपको एक नेशनल अप्रोच की ज़रूरत है, ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन की ज़रूरत है विद इंडिया। और जो क्रॉप बर्निंग की जहाँ तक बात है, ये 20% सिर्फ आपकी पाकिस्तान की टोटल एयर पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बहुत बड़ा परसेंटेज है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी परसेंटेज आपकी ट्रांसपोर्ट की आ जाती है, जिस पर हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। ये पूरा साल फोकस करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से हमारी प्रायोरिटीज़ कहीं पर सेट नहीं है इस वक्त। रिदा, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंस यू आर क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इंटरनेशनली क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं? बिकॉज चाइना ने इस स्मॉग वाले फिनोमेना को समहाउ ओवरकम किया है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज, लेकिन दुनिया ने इसको आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम इसके सोल्यूशंस ढूंढे हैं और सस्टेनेबल ढूंढे हैं, एंड दे आर स्मॉग फ्री नेशंस नाउ। What we can do to achieve such targets? डेफिनेटली अगर आप चाइना के एग्जाम्पल हैं, चाइना एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। चाइना में जिस लेवल की आपकी एयर पोल्यूशन होती थी अब बिल्कुल भी नहीं होती, और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने जो कवानीन बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर आए थे, ट्रेन सिस्टम जो उनका है वो बहुत एक एक्सटेंसिव किस्म का वो लेकर आए थे, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। हम लोग 4 बसेस ले आते हैं और हम उनको इस तरह प्रॉप्स की तरह पेश करते हैं, जबकि हमें एक एक इस तरह की अप्रोच की ज़रूरत है जिसमें आप इतना ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे। आपको अपना पूरा प्लान चेंज करने की जरूरत है कि किस तरह से आप एक इशू को ट्रीट कर रहे हैं। इस तरह अगर आप यूके में देखें, उनके क्लीन एयर एक्ट्स थे 1956 के, उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया, इंडस्ट्री को क्लीन किया उन्होंने। चाइना को अगर आप देखें, इसी तरह न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती थी, तो जो आपकी इसी तरह पाकिस्तान में एक नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी मौजूद है जो हमने 2023 में बनाई थी, और उसकी अगर आप देखें उसमें पाकिस्तान ने खुद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करानी है, इसी तरह आपने क्रॉप बर्निंग पर किस तरह काबू पाना है, आपने इंडस्ट्री को किस तरह बेहतर करना है। तो उसमें जो एक्शन पॉइंट्स हैं, जिस तरह हमारा जो ट्रांसपोर्ट का था कि आपने 2025 तक यूरो 5 पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है, इसी तरह 2030 तक मेरा ख्याल से यूरो 6 पर आपने जाना है। पाकिस्तान में इस वक्त भी यूरो 2 फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, तो कहाँ पर है आपकी इम्प्लीमेंटेशन? हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मॉग गन्स ले आए हैं, बाकी चीज़ें ले आए हैं, लेकिन जो असल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है वो मिसिंग है इस वक्त। अच्छा, दूसरी जानिब ये हमने कंट्रोल की जानिब या प्रिवेंशन के तरीक़ों पे बात कर रहे हैं रिदा, लेकिन अब उसके सॉल्यूशंस पे भी तो आना है, बिकॉज अब एक चीज़ डैमेज हैज़ बिन डन। अगर हम एक तरफ प्लानिंग नहीं करें तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टेप्स तो लेने हैं कि अब ये स्मॉग आ गई है, हाउ वी शुड डील विद दैट।
अच्छा, अब नाउ दैट द स्मॉग इज़ हेयर, मसला ये है कि हम हर साल यही कहते हैं कि अब आ गई है तो अब क्या करना है, सैलाब आ गए हैं तो अब क्या करना है, आ गए हैं, मुसीबत सर पे आ गई, अब बेहतर ये है कि आप स्कूल बंद कर देंगे, आप इंडस्ट्री पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमें ना इस वक्त पाकिस्तान को एक अप्रोच बनाने की ज़रूरत है, हमें सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाने की ज़रूरत है, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट्स हो, नौजवान हो, कि हमने इस मसले को ट्रीट कैसे करना है, हमने इसको सीरियसली लॉन्ग टर्म मसला देख कर ट्रीट करना है या नहीं करना। अगर आप हम लोग यही कहेंगे कि स्मॉग आ गया तो स्मॉग गन्स को हम इस तरह से पेश करेंगे कि पता नहीं बहुत बड़ा सोल्यूशन है आपका, वो आप सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। आपने जो जड़ है मसले की उसको हल करने के लिए आपको रिफॉर्म की ज़रूरत है, रेगुलेशन की ज़रूरत है। जो पॉलिसी और कानून आपके पास है, पाकिस्तान एनवायरमेंटल एक्ट 1997 है, उसमें आपके रूल्स मौजूद हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट रूल्स मौजूद हैं, मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें हैं जिस पर कवानीन मौजूद है, बस उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो 50% आपका मसला वैसे ही हल हो जाएगा। मैं ऑन ग्राउंड सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ रिदा, कि हम दरख्तों की कटाई रोक सकते हैं, हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये तो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन, ये हमेशा का पाकिस्तान का चैलेंज रहा है कि हर चीज़ के ऊपर हमारे पास कवानीन लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन हम समहाउ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। देखिए, जिस तरह आप इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आपकी डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स होनी चाहिए। इसी तरह दरख्तों की कटाई मेरा ख्याल से इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो आपकी पिछले 1-2 डेकेड्स में आपके आधे से ज़्यादा जो दरख्त हैं वो काट दिए गए हैं। इसी तरह पंजाब में, लाहौर में देखें मौजूद ही नहीं है दरख्त। हमारी बहुत ज़्यादा अप्रोच जो है वो हम लोग शहरों को सीमेंट पे कंक्रीट हम बिल्कुल कर रहे हैं शहरों को, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपकी दरख्त नहीं होते और जिसकी वजह से आपकी स्मॉग ज़्यादा होती है। इसी तरह आपकी जो क्रॉप बर्निंग की बात है वो मैंने आपको कर दी है। इसी तरह अगर आप इंडस्ट्री का देख लें, इंडस्ट्री में भी आपको ऑडिट्स की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो इस पर ऐसा कुछ नहीं है कि ऑन ग्राउंड कोई इंडिविजुअल कुछ कर लेगा। ये एक स्टेट की पॉलिसी है, ये एक स्टेट की अप्रोच है, एक हुकूमत की अप्रोच है, और उसको सही करने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल अगर हम इंडिविजुअली कहेंगे कि ये करना बंद कर दें या वो करना बंद कर दें, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और यही मसला है, इसी तरह की कन्वर्सेशन की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। और इन द एंड इन पॉलिसीज़, और मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि हम जिन स्टेप्स की या प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये क्या इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है स्टेट के लिए? मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपको गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है और एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए एनफोर्समेंट के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वैसे ही हमारी अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किसी मसले को हल करने की नहीं होती है। जब सिस्टमेटिक मसला होता है तो आपको जड़ से मसले को हल करने की ज़रूरत है, जिसमें माफियाज आ जाते हैं, जिसमें बाकी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, जो शायद आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हमारा वो माइंडसेट बन जाए कि हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी हैं, उनकी सेहत हमारी प्रायोरिटी है, बच्चों का स्कूल जाना बंद नहीं होना चाहिए, आपका एजुकेशन का हर्ज हो रहा है इसकी वजह से, अगर हमारा फोकस वो हो जाए तो मेरा ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टमेटिक मसला कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि हल ना हो सके। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच रिदा, बहुत शुक्रिया। रिदा राशिद हमारे साथ मौजूद थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट। इस वक्त स्मॉग ये सिर्फ पंजाब या लाहौर का मसला नहीं है, अब आपको एक नेशनल इशू के तौर पे इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है उनके मुताबिक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाना बिल्कुल रेडी हो गया, राइट? जी जी रेडी है। अब प्लीज़ इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन ज़रा कैमरे के करीब करके हमें दिखा दें शेफ़ अली रज़ा। और इसमें आपने जो सॉस बनाई है ज़रा उसकी रेसिपी दोबारा बता दें हमें। ये गुआकामोली एवोकाडो की सॉस है। ठीक है। इसको लेना है, एवोकाडो लेना है, सॉफ्ट हो थोड़ा सा, ठीक है। उसको पील करना है और अंदर से बीज निकालना उसका। तो उसमें से ग्राइंडर में डालना, उसमें डालना लेमन जूस, ऑनियन, टमाटर, ठीक है। और उसमें साल्ट, हल्का सा साल्ट डालना है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको ग्राइंड करना है। ओके। ये सॉस है और इसके साथ बनाई है इसकी डायनामाइट सॉस। ओके। तो इसमें डालना है मायोनीज, केचप, हॉट सॉस, चिली सॉस, साल्ट, वाइट पेपर, ठीक है, और लेमन जूस। ओके जी।
ये इसकी- बिल्कुल रेडी हो गया जी है। बिल्कुल रेडी होगी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शेफ अली रज़ा, Thank बहुत you जी। शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम उन खेलों के हवाले से बात करेंगे जो कोई ना कोई हम सब में से अपने बचपन में खेलता आया है, लेकिन वो जो खेल है वो यादों का या रवायती जो खेल थे वो अब हमारी सिर्फ मेमोरीज़ में है। लेकिन वॉल सिटी में की जानिब से शालामार बाग के अंदर एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी कराई गई है, वो है खेड़ा लाहौर दिया के नाम से एक मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले में बड़े हों बच्चे हों सब ने पार्टिसिपेट किया। क्या हुआ इस मेले में आप देखें हाफिज़ उस्मान की रिपोर्ट। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी तो नाजरीन, महकमा वॉल सिटी की जानिब से खेड़ा लाहौर दिया के नाम से एक मेले का इनकाद किया गया। ये मेला शालामार बाग लाहौर में लगाया गया है, जिसमें लाहौर के जो रवायती खेल हैं जो बहुत अरसे से देखने को नज़र नहीं आ रहे थे, जो हम लोगों ने बचपन में खेल खेले हैं, उस खेलों का जो है वो इनकाद किया गया है। इसमें बच्चे बड़े सभी जो है वो शिरकत कर रहे हैं। ये मेला कैसा सजा है और इस मेले में किस किस चीज़ का इनकाद किया गया है, कौन कौन से खेल इसमें खेले जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, महकमा वॉल सिटी की जानिब से शालामार बाग लाहौर में जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे खेड़ा लाहौर दिया के नाम से एक मेले का इनकाद किया गया है। वॉल सिटी की डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि बहुत से ऐसे खेल हमें देखने को नज़र आए जो कि अब बिल्कुल देखने को नज़र नहीं आते, जो हमने बचपन में खेले, बचपन की याद ताज़ा जिसको कह लें कि हो गई। तो क्या कहेंगे कि क्या सोच के वॉल सिटी ने इस चीज़ का इनकाद किया है? अस्सलाम वालेकुम जी। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है वो उनका अपना एक अज़म है कि हम अपनी तारीख़ को, अपनी रवायात को फिर से बहाल करें, और इस बार हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर इस एक्टिविटी का आगाज़ किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के का ये एक की डायरेक्शंस हैं वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के लिए कि हम ऐसी खेल जो हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, हम उनके रिवाइवल के लिए, उनकी बहाली के लिए हम फिर से काम करें। हमने यहाँ पर ऐसी बहुत सी गेम्स हैं जैसे कि पिट्ठू गोलगरम है, बांदर किला है, और इसके अलावा वो रस्सा कशी है, सैक रेस है, लाटू जो चलाते हैं और बंटे खेलते हैं। मतलब ढेरों ऐसी गेम्स हैं जो कि हमारे आज के बच्चे जानते ही नहीं हैं कि वो कैसे खेली जाती हैं। हम उन्हें वो सिखाते भी हैं और फिर उनके साथ खेलते भी हैं। तो इस तरह से हम अपनी खेलों के रिवाइवल के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये एक सेहतमंदाना एक्टिविटी है जिसका मकसद ये है कि बच्चे घरों से निकलें और कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स को छोड़कर पार्क्स में आएँ और गेम्स का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर खेलें। जी मैडम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका और वॉल सिटी अथॉरिटी का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े मज़े के जो खाने हैं उनके स्टॉल्स भी लगे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि साथ साथ इस तरह के चंक्स भी चल रहे हैं? जी, फूड स्टॉल सिर्फ इसलिए लगवाए गए हैं ताकि बच्चे यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं तो साथ में अगर कुछ खाना पीना चाहें तो वो यहाँ पे हमारे रवायती खाने जो हैं वो खा सकते हैं, और मतलब सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए गेम्स के साथ साथ एक एक्टिविटी का जो है वो माहौल देने के लिए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनको इस मेले में शरीक होकर कैसा लगा। फैमिली से बात करेंगे, आइए हमारे साथ। जी बिल्कुल, शालामार बाग लाहौर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर खेड़ा लाहौर दिया के नाम से एक मेला जारी है। बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, इन्होंने खेल पार्टिसिपेट किया है। बेटा आप बताओ, आपने कौन सा खेल जो है वो इधर पार्टिसिपेट किया, कौन सा खेल में आपने विन किया यहाँ? इकली। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हमने बहुत सारी गेम्स खेलियाँ, रेस वगैरह और बहुत सारी। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो बाकी बच्चे हैं जो खेल खेलना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कि वो यहाँ आके खेल लें और प्रैक्टिस करके आए। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा आप बताओ
कि कौन सा आपने गेम खेली, किस में पार्टिसिपेट किया आपने, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मैंने ना वो कैरम बोर्ड में मैं विन हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सारी गेम्स खेली हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जी बिल्कुल, आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। आप बताओ बेटा, कौन सी गेम में हिस्सा लिया, कैसा लगा आपको? मैंने रेस में विन किया और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारी डिफरेंट गेम खेली हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर आके खेला हमने इतना ज़्यादा। अच्छा, किसके साथ आए हो आप यहाँ पे गेम खेलने के लिए? मम्मा के साथ। मामा के साथ आए हैं। अच्छा बेटा, आप बताओ कौन कौन सी गेम खेली, कैसा लगा आपको? मैंने कैरम बोर्ड खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जीत गई उसमें। जी बिल्कुल, आपने सुना, जीत गई हैं। बेटा आप बताओ, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कौन कौन सी गेम खेली यहाँ पे? मैंने सारी गेम्स खेली हैं। कौन कौन सी, कोई एक नाम बताएं। मैंने रस्साकशी खेली है, किकली भी खेली है और बहुत सारी गेम्स खेली है। मैंने सारी। में आप जीती हो कि हारी हो? हारी हूँ। जब मैं जीती तो मेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं था बचा। अच्छा अच्छा। बेटा आप बताओ, आपने कौन सा गेम खेला? मैं तंचे खेले। कंचे खेले हैं? अच्छा, जीते हो कि हार गए उसमें? जीत दूँ। जीत गए हो, को गिफ्ट मिला है आपको? दिया। कैंडियाँ मिली हैं? तो कैसा लगा गेम खेल के आपको यहाँ पे? अच्छा। अच्छा लगा है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत छोटे बच्चे भी मौजूद हैं हमारे साथ। बेटा आप बताओ, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ। मामा साथ। तो कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। बिल्कुल, बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। बात सुनी आपने, फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप आइएगा, फैमिलीज़ से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा कि बच्चों के साथ लेके आई हैं। जाहिर है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है वॉल सिटी का कि ऐसे खेल जो हमने बचपन में खेले, हमारे बचपन के खेल उन्होंने रिवाइवल किए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये अच्छा इवेंट है, ये होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल घर में एक बाउंड हो चुके हैं गैजेट्स के साथ। तो ये अच्छा एक बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये गेम्स भी होती हैं, और दूसरा उनके लिए फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बेटर रहेंगे। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है डिजिटल का दौर है, हर बच्चा मोबाइल में अब ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो उसके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो डिजिटल का दौर है और बच्चों को इस तरह के खेल खेलने चाहिए? डिजिटल का दौर है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये इस तरह की जो एक्टिविटी है ना, उनको आप डिजिटली लेके आएँ। मतलब वो बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके थ्रू उन्हें पता चले कि हमारे इस जगह पे इवेंट है, तो हम वहाँ पर जाके तो पार्टिसिपेट करें, हम खेलेंगे, हमें प्राइज़ मतलब मिलेंगे, कुछ अच्छा फील होगा, बेहतर फील होगा। हम गैजेट्स को, हम इन चीज़ों को दूसरी तरफ से हम मतलब कारआमद तौर पर लेके आ सकते हैं इनको, कि वो बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए, फैमिलीज़ भी बाहर निकलें अपने बच्चों को लेकर और इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाएं। यहाँ पे बड़े मज़े के खानों के स्टॉल्स भी हैं, आपने देखे, कुछ खाया उस पे से, क्या कैसा लगा आपको? आई थिंक ये गोलगप्पे थे जो पसंदीदा होते हैं यहाँ पर, तो वो टेस्ट किए हैं, अच्छे थे वो। जी बिल्कुल, किसी और फैमिली से बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी फैमिली, बच्चों से हमने बात की, कुछ और मज़ीद बच्चों से भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा बेटा आप बताओ, कौन सी चीज़ में आपने, कौन सी गेम में हिस्सा लिया और आपने विन किया कि आपने लूज़ किया? रेस में मैं जीती थी तो मैं फर्स्ट आई हूँ, तो मुझे कैंडीज मिली। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप बताओ, आपने कौन से गेम में हिस्सा लिया? मैंने भी रेस में लिया था। मैं सेकंड आई हूँ और मुझे भी गिफ्ट्स मिले हैं, कैंडीज एंड स्नैक्स वगैरह। अच्छा, तो किसके साथ आए हो यहाँ पे आके, कैसा लगा आपको? हम दोनों सिस्टर्स हैं, हम अपने बाबा के साथ आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके। जी बिल्कुल, आपने सुना जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कुछ बॉयज़ भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेटा आप बताओ, कौन सी गेम में हिस्सा लिया और यहाँ पे आके कैसा लगा? गेम्स ज़ाहिर है बच्चों ने परफॉर्म किया, आपने भी की, कौन सी गेम में हिस्सा लिया, आप बताइए।
मैंने रेस ली थी और मैं सबसे लास्ट आया था, ठीक है, वो थका हुआ था, ठीक है ना। और वैसे यहाँ पे चेस भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो नहीं थी तो मज़ा नहीं आया। मैं आया इसी वजह से था कि चेस होगी तो मज़ा आता, वैसे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अच्छा, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप बड़ा प्यारा गुनगुनाते हो, तो हमें कुछ गुनगुना के बताओ ना कि कौन सा सॉन्ग सुनाओगे या क्या चीज़ सुनाओगे, हमें थोड़ा सा गुनगुना के दिखाओ। ठीक है। लग जा गले इससे फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर न हो, लग जा गले से। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये गॉड गिफ्टेड है या कहीं से सीखते हो आप, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो इसकी? गॉड गिफ्टेड है और पापा मुझे सिखाते हैं। अच्छा, तो आप ज़्यादा कौन सा शौक़ रखते हो, क्लासिकल, सूफ़ी या कौन सा? क्लासिकल। क्लासिकल, बिल्कुल ठीक है। तो आज खेड़ा लाहौर दियाँ के मेले में आप आए हैं, तो कोई ख़ास मैसेज, इस तरह के खेल होने चाहिए, इस तरह के इवेंट्स? हाँ, कुछ चीज़ें होनी चाहिए और कुछ इसमें नहीं भी होनी चाहिए, जैसे कि मतलब कि एक कैटेगरी होनी चाहिए कि बड़े बच्चे अलग, छोटे बच्चे अलग, यहाँ पे मिक्स है थे, ठीक है। और चेस ज़रूर होनी चाहिए और इंटेलिजेंट गेम होनी चाहिए, ताकि सीखने को मिले बच्चों को अच्छी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेस है थी और कुछ ऐसे है था और कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। जी, तो बिल्कुल आपने देखा शालामार बाग लाहौर में महकमा वर्ल्ड सिटी की जानिब से खेड़ा लाहौर दियाँ के नाम से एक मेले का इनकाद किया गया, जिसमें लाहौर के वो रवायती खेल परफॉर्म किए गए जो कि एक रवायत बन के रह गए थे, जिसमें बच्चे बड़े सब ही जो है वो इंटरेस्ट लेके यहाँ पर गेम्स खेलते रहे और मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें से शहरियों ने फूड को भी इंजॉय किया और आज के इस मेले को इंजॉय करके इस खेल को भी चार चांद लगाए। जी।